Dear student, the topic for today discussion is blocks types available in Java language or any other language. हम C की बात करें, C++ की बात करें, देखिए हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, हम कोई प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, बट जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में एक स्पेशलाइज्ड ब्लॉक हम बना सकते हैं जिसको कि हम एनोनिमस ब्लॉक बोलते हैं या फिर इसको हम IIB भी बोल सकते हैं, डेट इज़ इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। स्टूडेंट्स, आपने स्टडी किया कि व्हेन वी हैव ए स्टैटिक वेरिएबल, जब हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कि आप विदाउट एनी डेफिनेशन अनडिफाइंड ब्लॉक की हेल्प से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ कॉमन स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए जो कि कंस्ट्रक्टर में कॉमन होती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है, ये सपोज़ मैंने किसी क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए और तीनों कंस्ट्रक्टर में कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको मैं एक अलग ब्लॉक से क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का वर्क होता है। डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना रन टाइम पर, वो हम इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक से कर सकते हैं। जितनी बार आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी ही बार यहाँ पर आपका ये ब्लॉक रन करेगा। इनिशियलाइजेशन हम किसी भी वेरिएबल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टेंस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट करना चाहते हैं और उस वेरिएबल पे कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ क्या है जब हम डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइजेशन हो रहा है और आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर IIB डेट इज इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करेंगे। हमने कोई वैल्यू डाटा मेंबर को असाइन की और उस पर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जैसे कि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, मेरे पास में कोई एरे है, ठीक है, उस एरे को मैं किसी लूप के थ्रू फिल करना चाहता हूँ या मैं किसी एरर को हैंडल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर IIB का यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स, मेरे पास में क्लास बाइक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। अब देखिए, ये मैंने एक सेपरेट ब्लॉक यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया। अब ये जो आपका ब्लॉक है, ये कैसा ब्लॉक है, अनडिफाइंड ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अनडिफाइंड ब्लॉक इसलिए कहा गया क्योंकि इस ब्लॉक के साथ में कोई भी नेम एसोसिएटेड नहीं है। इस ब्लॉक के इनसाइड मैंने इस वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया।
देखिए कंपाइलर जो होता है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करता है आपके प्रोग्राम में, ये आपको बताया जा चुका है। मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस क्लास के। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास में एक क्लास बी है। इस क्लास बी के इनसाइड मैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के इनसाइड मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि कंस्ट्रक्टर प्रिंट होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर एक एनोनिमस ब्लॉक बना दिया, या फिर मैं इसे आई भी कहता हूँ। अब ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आप इनिशियलाइजर ब्लॉक में रखते हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ मूव कर जाती हैं, कंस्ट्रक्टर के इनसाइड। अब कंपाइलर जब इस पर मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करेगा तो मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने के बाद में यहाँ पर एक तो सुपर कीवर्ड लग जाएगा आके आपका। दूसरा, ये जो IIB की स्टेटमेंट्स होती हैं ये अंडर द कंस्ट्रक्टर चली जाएंगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंस्ट्रक्टर है आपका, इसके ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने इसको, इन स्टेटमेंट्स को इसके इनसाइड प्लेस कर दिया, इस ब्लॉक को इसके इनसाइड प्लेस कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको IIB के रिगार्डिंग 3 रूल्स देखने हैं। पहला रूल क्या है? द इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब आप किसी क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, मींस उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपका IIB क्या होता है, क्रिएट होता है। इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज इन्वोक्ड, इट मीन्स ये कॉल कब होगा, इसकी इन्वोकिंग कब होगी, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के बाद। इट मीन्स आप इसको या तो सुपर जो कॉल होती है, सुपर कीवर्ड की हेल्प से जो कॉल की जाती है, उसके बाद में ये आपका इनिशियलाइज होता है, इन्वोक होता है, कॉल होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से आपने इसका ऑर्डर डिफाइन किया है वही ऑर्डर आपका इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक फॉलो अप करता है, जो भी स्टेटमेंट उसके इनसाइड रखी हैं। स्टूडेंट्स एनोनिमस ब्लॉक कह लीजिए या फिर आप IIB कह लीजिए, ये ब्लॉक ऐसे ब्लॉक होते हैं जब हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो कि कॉमन हैं, और ऐसी स्टेटमेंट्स को हम एक सेपरेट ब्लॉक में रख देते हैं। ये स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होती हैं, कंस्ट्रक्टर के इनसाइड जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो इन ब्लॉक्स के बाद में एग्जीक्यूट होंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज ए मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय जावा कंपाइलर टू डिफाइन ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कॉमन टू ऑल कंस्ट्रक्टर एट ए सिंगल प्लेस। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि सभी कंस्ट्रक्टर के लिए कॉमन हैं, जावा कंपाइलर ऐसी स्टेटमेंट्स को ऑटोमेटिकली जब आपका प्रोग्राम रन करेगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जितने भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसमें प्लेस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक क्लास A है, इस क्लास A के मैंने 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। नाउ स्टूडेंट्स अब मैंने एक इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाया, तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो स्टेटमेंट इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास में भी मैनिपुलेट हो जाएंगी और आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके पास भी मैनिपुलेट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट इट इज कैन ऑल्सो बी यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंट वेरिएबल। तो इसकी हेल्प से भी हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम अगर इसको दोबारा समराइज़ करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा कि सपोज़ जैसा कि आपको बताया गया कि मेरे पास में 2 कंस्ट्रक्टर हैं,
एक मैंने बी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक की हेल्प से मैं अपने कोड को कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ, प्रिसाइज कर सकता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि इसके लिए भी कॉमन है और उसके लिए भी कॉमन है, मैं उसको एक सेपरेट ब्लॉक में रख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट हैं। इट मीन्स आई हैव टू राइट हेयर 8 स्टेटमेंट्स, उनको 2 टाइम्स मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट ब्लॉक में रख दूँगा। मीन्स यहाँ पे कोड डुप्लीकेशन को मैंने क्या किया, रिमूव किया। कोड रिडंडेंसी को भी कम करने के लिए आप इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में कंपाइलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेटमेंट्स आप इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक में रखेंगे वो कंस्ट्रक्टर में इम्प्लेस कर दी जाएंगी। स्टूडेंट्स, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक या फिर एनोनिमस ब्लॉक, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अननेम्ड ब्लॉक होते हैं। इनका कोई नेम नहीं होता है। आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं। इस तरीके से मैंने क्लास क्रिएट की, ए नेम दे दिया। बट ये ऐसे ब्लॉक होंगे कि इनका कोई भी नेम नहीं होगा। इट मीन्स ये अननेम्ड होते हैं, इसलिए इनको एनोनिमस ब्लॉक कहा जाता है। दूसरा, ये आपके कंस्ट्रक्टर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। इनके इनसाइड उन स्टेटमेंट्स को रखा जाता है जिनका बिहेवियर कॉमन है। जितनी भी कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे उन कंस्ट्रक्टर्स के इनसाइड ये आपके कॉमन कोड को इम्प्लेस करने के काम में आते हैं। प्लस इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक की हेल्प से मैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करता हूँ किसी भी वेरिएबल का, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ जो कि मैं नॉर्मल डिक्लेरेशन में नहीं कर पाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ किसी भी वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करने के काम में आता है। कंस्ट्रक्टर के कॉमन स्टेटमेंट्स को हम एक प्लेस पे एक्युमुलेट करके रख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।